I welcome you all to Awakening Classes। आज इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जैसे आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, जैसे हम बोलते हैं अगर हमने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें उसका सिलेबस अपने टिप्स में होना चाहिए। अगर हमें किसी बुक को पढ़ना है, उस बुक का प्रीफेस जो है वो हमें पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो उससे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। प्रियम्बल हमारे टिप्स में होना चाहिए। तो प्रियम्बल बेसिकली क्या होता है? प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। जैसे किसी बुक की इंट्रोडक्शन होती है ना, इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन हमारा प्रियम्बल है। ये प्रियम्बल आपको ऑन टिप्स होना चाहिए। तो अभी हम प्रियम्बल को सबसे पहले पढ़ेंगे, प्रियम्बल में क्या क्या है उसको सीखेंगे और फिर इससे क्या फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं फैक्ट्स रिलेटेड, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहता है प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, liberty, equality, fraternity and next में ये मेंशन किया गया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब प्रियम्बल को अडॉप्ट करा था। इनका मीनिंग हम लाइन टू लाइन समझेंगे। प्रियम्बल का सबसे पहली लाइन ये कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम सिंसियरली इंडिया को बनाते हैं। कैसी स्टेट इंडिया को बनाने जा रहे हैं हम? एक सॉवरन स्टेट, एक सोशलिस्ट स्टेट, एक सेकुलर स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट और वी कैन से दैट अ रिपब्लिक स्टेट। यहाँ तक आपने दो चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन को बना कौन रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान, ये पावर कहाँ से लेगा? पीपल ऑफ इंडिया से। मतलब हम सिटीजन ही ये पावर दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया को किस तरह की स्टेट बना रहा है? वो इंडिया को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट। अब ये जो वर्ड है ना, ये आपके लिए कुछ नए हैं पॉलिटी के। इन हर एक वर्ड का हम मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक सॉवरन स्टेट क्या होती है। सॉवरन का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट, जिस स्टेट के ऊपर कोई और अथॉरिटी ना हो। देखो, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिया के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। इंडिया जब चाहे किसी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, जब चाहे अपनी किसी टेरिटरी को किसी देश को दे सकता है। तो इंडिया एक सॉवरन, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। सेकंड कंसेप्ट इज सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट स्टेट क्या होती है? सोशलिज्म बेसिकली डील करता है एक इस तरह की स्टेट जहां पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो, जहां पर गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करे जिससे इलिटरेसी खत्म हो, पॉवर्टी खत्म हो। तो इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। अब सोशलिज्म भी, अगर हम सोशलिज्म को ध्यान से समझे तो सोशलिज्म भी दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि इंडिया में है, और सेकंड होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जो इंडिया में नहीं है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म उस तरह का सोशलिस्ट स्टेट होती है जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है किसी देश में क्या बनेगा, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों में। तो ये एक कम्युनिस्ट स्टेट आ जाती है। इंडिया ऐसी स्टेट नहीं है। इंडिया कैसी स्टेट है? एक डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट में प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होती हैं। मतलब देखो, हमारे यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जो प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और बेचती हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गवर्नमेंट जिनको प्रोवाइड करती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ताकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सके। तो इंडिया में जो है एक मिक्स तरह का सिस्टम चलता है, पब्लिक और प्राइवेट कॉम्बिनेशन से। ऐसी जो स्टेट होती है वो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट होती है। थर्ड थिंग इज, इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर होता है कि जो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंपॉर्टेंस ना दे। तो आपको पता है कि इंडिया में सभी रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया गया है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इंडिया कौन सी स्टेट आ जाता है? सेकुलर स्टेट। अब देखो, सेकुलरिज्म भी दो तरह का होता है।
एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म जो कि इंडिया में चलता है, एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म, जैसे टर्की वगैरह है ये नेगेटिव सेकुलर स्टेट्स आ जाती हैं। पॉजिटिव सेकुलरिज्म उस तरह का सेकुलरिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि हम सभी रिलीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें जब हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो आर्टिकल्स है ना वो बेसिकली सभी रिलीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। बट नेगेटिव सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट होता है उसमें आप किसी भी पब्लिक प्लेस में भी ना अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रैक्टाइज नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। बट हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आप कहीं भी जाके वर्शिप कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। तो इंडिया में एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कंसेप्ट चलता है। मीन्स हमारे देश में कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जिसको हम सिर्फ इम्पोर्टेंस देते हो, हम सभी रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डेमोक्रेटिक स्टेट। अब डेमोक्रेसी से क्या मतलब है? डेमोक्रेसी एक तरह का कंसेप्ट होता है जिसमें लोग जो है वो अपने अपने आप को जो रूल करने वाले हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी बेसिकली दो तरह की होती है ये भी। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जैसे सपोज करो एक कोई आपने किसी चीज के ऊपर कानून लाना है, तो अब क्या करोगे, आप सभी लोगों से पूछोगे और अगर सभी लोग डिसाइड करते हैं तो वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। बट आपको पता है इंडिया जिसकी एक पॉपुलेशन 130 करोड़ है वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इंडिया में कौन सा कंसेप्ट चलता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इलेक्शंस होते हैं ना, तो हम कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम चुनते हैं और बाद में वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। इस तरह का सेटअप जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब हम खुद अपनी सरकार को चुने, उनको चुने जो हमारे लिए लॉज बनाए। तो इस तरह के सेटअप को बोलते हैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। नेक्स्ट थिंग इज रिपब्लिक। अब देखो ये जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है ना वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो रिपब्लिक होगी या वो मोनार्की सिस्टम होगा। तो इंडिया में रिपब्लिक चलता है और जैसे आप यूके वगैरह में देख लो वहां पर मोनार्क सिस्टम होता है। मोनार्क सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने देखा है ना यूके में क्या होता है, क्वीन होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, हेरिडेटरी होते हैं। जैसे एक कोई क्वीन थी, अब उसका जो आगे बेटा आ जाएगा तो वो किंग बन जाएगा। तो मतलब ये हेरिडेटरी चलता है। बट हमारे ऐसा नहीं होता है। हमारे जो हेड होता है ना स्टेट का उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। उसको भी हम इलेक्ट करते हैं। वो ये नहीं है कि आज कोई प्रेसिडेंट है तो उसकी कोई फैमिली का मेंबर वापस प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। मतलब वहां पर जो हेड है वो भी इलेक्टेड है। वो डायरेक्टली इलेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, वो अलग केस है, हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये है कि जो भी हेड होगा स्टेट का उसको भी हम इलेक्ट करेंगे, वो कोई हेरिडेटरी नहीं होगा। मतलब मोनार्की वाला सिस्टम इंडिया में नहीं होगा। तो ये स्टेट को बोलते हैं रिपब्लिक स्टेट। तो हमने अभी तक ये समझा, सबसे पहला पॉइंट हमने ये समझा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहाँ से लेता है? सिटीजन ऑफ इंडिया से। और सेकंड हमने ये समझा कि जो इंडिया को हम किस तरह की स्टेट बनाने जा रहे हैं, एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है। अब जो हमने ये स्टेट बना दी, अब हमने ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया है। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को किस तरह के राइट्स प्रोवाइड करेगा, सिटीजन को किस तरह से राइट प्रोवाइड करेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब हम उसे डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो हर एक सिटीजन को जस्टिस प्रोवाइड करेगा। किस तरह की जस्टिस? तीन तरह की जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब इन तीनों तरह की जस्टिस को हम एक एक करके समझेंगे। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी का है उसको एक तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी। किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं समझा जाएगा। उसी तरह हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बैकवर्ड रह चुके हैं, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस वो बैकवर्ड रह चुके हैं, जिनको हम बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। उन सिटीजन्स को, जो बैकवर्ड रह चुके हैं, उन सिटीजन्स को हम
प्रमोट करेंगे, उनको कुछ वेलफेयर स्कीम के थ्रू उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका स्टेटस सोसाइटी में इम्प्रूव हो। इस तरह की जस्टिस को बोलते हैं सोशल जस्टिस। उसी तरह नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक जस्टिस का। इकोनॉमिक जस्टिस में ये होता है, हम सोसाइटी में इस तरह से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि जो वेल्थ है वो सबको इक्वली मिले। मतलब हमारी सोसाइटी में जो पुअरर पीपल हैं उनको हम हेल्प करेंगे ताकि वो अपर डोमिनेंट में मैच कर सकें। इस तरह की जस्टिस को बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। थर्ड वन इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको इक्वल राइट्स मिले। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। आई होप आपको जस्टिस वाला कंसेप्ट क्लियर आ गया। मतलब हमारे सोसाइटी के जो भी लोग हैं वो सोशली इक्वल हों, इकोनॉमिकली भी सभी बराबर हों और पॉलिटिकली भी सबको इक्वल राइट्स मिले। यही सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट इज लाइबर्टी। लाइबर्टी मतलब होती है फ्रीडम। इसका ये है कि सभी को क्या है, सभी को लाइबर्टी हो, मतलब फ्रीडम हो सोचने की, वो किसी तरह का भी थॉट रख सकें, एक्सप्रेस कर सकें, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है वो सबको अपनी तरह की फ्रीडम हो। फेथ एंड वर्शिप, वो किस गॉड को वर्शिप करते हैं ये सब उनका खुद पे हो, तो ये भी एक उनको इस चीज में भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये एक लाइबर्टी का कंसेप्ट आ जाता है। लाइबर्टी मीन्स फ्रीडम। और आपको ये याद रखना है लाइबर्टी किस किस चीज की प्रियम्बल में मेंशन है। एक थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, वर्शिप की और फेथ की। ये मैं इसलिए आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप 2017 यूपीएससी प्री का क्वेश्चन पेपर उठा लो तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन हमारे प्रियम्बल में इनमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं लाइबर्टी के मेंशन हैं। तो वहां पर ऑप्शन में था थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और एक फोर्थ पॉइंट था इकोनॉमी। तो देखो इकोनॉमिक यहाँ पर नहीं थी, तो मतलब इकोनॉमी वाला पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद रखना है जो लाइबर्टी दी गई है वो सिर्फ थॉट की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की है, इकोनॉमी की नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी चीजें ही बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। थर्ड पॉइंट इज हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं सभी का स्टेटस में सबको इक्वल हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो एग्जाम्स हो किसी भी चीज में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें सब में क्या प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड। मतलब सभी लोग जो इंडिया के जिस भी पार्ट में रहते हैं उनमें एक सम सॉर्ट ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, दैट वी आर वंस, वी इंडियंस आर वंस। तो ये कंसेप्ट होता है फ्रेटर्निटी का। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है जिसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे हम उनमें देखेंगे कैसे इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं। सेकंड, हमें ये ध्यान रखना है कि हमने अपनी देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी से मतलब है कि हमारे इंडिया में डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं, बट उन सब में एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द नेशन, एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो यही फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट कहता है। तो अभी तक हमने बेसिकली प्रियम्बल चार चीज़ों के बारे में बताता है, अभी तक हमने तीन चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहली चीज़ यही थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहाँ से लेता है, उसको पावर प्रोवाइड करते हैं हम सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया जो एक स्टेट है वो किस तरह की स्टेट बन रही है, इंडिया सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट बन रही है। हर एक का मीनिंग मैंने आपको बताया। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबको जस्टिस मिले, लाइबर्टी हो मतलब फ्रीडम हो। थर्ड वन इज इक्वालिटी हो सोसाइटी में और एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, दैट इज फ्रेटर्निटी। एंड द फोर्थ पॉइंट जो हमारे प्रियम्बल में है वो ये लिखा गया है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया है। उसके लिए ये लाइन लिखी गई कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर, डेट को याद रखना 26 नवंबर, मैंने आपको कल भी बताया था 1949 में हम अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और खुद को क्या प्रोवाइड करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन।
तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949 में। तो यही 4 पॉइंट्स जो हैं जो हमारे प्रियम्बल में बताए हैं। सबसे पहले अथॉरिटी लोगों की है, लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। सेकंड पॉइंट इज दैट इंडिया किस तरह की स्टेट है। थर्ड, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। और फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो 26 नवंबर डेट है ना, ये डेट आपको याद रखनी। 26 नवंबर जो है, इस डे को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आपको डेट याद रखनी है। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है 26 नवंबर को क्या इंडिया में कैसे इस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये था इंडिया के प्रियम्बल के बारे में कुछ पॉइंट्स। अगर आपको प्रियम्बल में कुछ अभी भी डाउट्स लग रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। प्लस इस वीडियो को आप एक दो बार वापस देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम कुछ फैक्चुअल डेटा पे। देखो, प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन फ्रेम कैसा होता है एक बार समझ लो। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा जो प्रियम्बल है उसमें जो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, तो किस तरह की जस्टिस प्रोवाइड की जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। कल अगर पेपर में कोई इनमें से फोर्थ ऑप्शन कोई और हो जाता है तो आपने उसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि उस तरह की जस्टिस हमारे प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। कि जैसे 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं तो आपने इसको लर्न करना। नेक्स्ट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फीचर्स देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा प्रियम्बल है वो किसके बेसिस में बनाया गया, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस लाए थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए। उसी ने, वही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, उसी के बेसिस में हमारा प्रियम्बल प्रिपेयर किया गया है। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जैन 1947। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो प्रियम्बल है इंडिया का, ये जो कंसेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक प्रियम्बल होना चाहिए, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रियम्बल के बारे में, जिसका एक अपना प्रियम्बल था। तो वर्ल्ड में सबसे पहला ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका प्रियम्बल था, दैट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो प्रियम्बल है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो देखो, अगर एक बुक है कोई, बुक से पहले जो प्रीफेस है, जो इंट्रोडक्शन है टू बुक्स, हमने ये बताना है कि वो प्रीफेस बुक का पार्ट है या नहीं है। तो वही यहाँ पर भी क्वेश्चन था। तो सबसे पहले एक केस जाता है एक सुप्रीम कोर्ट में कि क्या प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो इस केस का नाम है बेरुबेरी यूनियन केस। तो ये केस था 1960 का। इस डेट को भी आपको याद रखना है और इस जजमेंट को याद रखना है कि बेरुबेरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजिंग करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि हम आर्टिकल 368 की हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो बेरुबेरी यूनियन केस में ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है जी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। ये 1960 में जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई भी कोर्ट है वो अपनी जजमेंट को रिवर्स कर सकता है। ठीक है। अब क्या होता है, 1973 में मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इंडियन पॉलिटी में या इंडिया के, जो देखा जाए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो केस माना जाता है वो है केशव नंदा भारती केस। ये 1973 में केस हुआ था, केशव नंदा भारती जी ने किया था स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट। इस केस के बारे में हम आगे बहुत डिस्कस करेंगे। अभी इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपनी पिछली जजमेंट को रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है। तो अपनी पिछली जजमेंट को चेंज करते हुए, रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है।
बट हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताता है, जब जब गवर्नमेंट किसी चीज़ में अमेंडमेंट करने की कोशिश करती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो अमेंड हो सकता है, अगर है तो अमेंड नहीं किया जा सकता। तो आपने याद रखना है कि अगर अभी आपको पेपर में क्वेश्चन आए क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आपने बोलना है जी है। क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। और एक फैक्ट मैं आपको केशव नंदा भारती केस के बारे में बताता चलूं। केशव नंदा भारती केस जो था, ये इंडिया का एक ऐसा केस है जिसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी है। 13 जजेस की बेंच बैठी थी इस केस के लिए, 13 जजेस बेंच इस केस के लिए बैठी थी। ये लार्जेस्ट है इंडिया की हिस्ट्री में। और इस टाइम जो केशव नंदा भारती केस में जो बेंच थी, इसमें जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के, आपको उनका नाम याद रखना है। उनका नाम था SM सिकरी सर। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर डाल सकते हो कि एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और आपको ये डालना है, मैं चेक करूंगा कि एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है। और अब देखो 1973 में केशव नंदा भारती केस में ये कह दिया गया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे अमेंड किया जा सकता है। तो इसीलिए 1976 में एक अमेंडमेंट होती है, जिस अमेंडमेंट का नाम क्या था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें प्रियम्बल में चेंजेस किए गए और प्रियम्बल में 3 वर्ड्स नए ऐड किए गए। दीज वर्ड्स आर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव। ये 3 वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। अब इनको याद कैसे रखना है कि 3 वर्ड ऐड किए गए, तो मैंने एक कैसे याद रखा है, देखो इनके तीनों के फर्स्ट वर्ड देख लो, SSI। ठीक है। तो अगर हम JNK की बात करें तो JNK में SI का एग्जाम हुआ था ना पहले फर्स्ट फेज में, तो SI का एग्जाम हुआ तो वो बन जाते सब इंस्पेक्टर, बट पहला तो वो कैंसिल हो गया। अब सेकंड फेज में हो रहे हैं, तो जो सब इंस्पेक्टर बनेंगे उनको हम सिर्फ सब इंस्पेक्टर नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे स्पेशल सब इंस्पेक्टर। क्या बोलेंगे? स्पेशल सब इंस्पेक्टर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, SSI स्टैंड फॉर स्पेशल सब इंस्पेक्टर, मीन्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव। ये 3 वर्ड्स हैं जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया गया। और ये पेपर में क्वेश्चन आता है। 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें 3 ये होते हैं और चौथा कोई और ऑप्शन होता है। आप में बोला जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रियम्बल में ऐड नहीं किया गया है, तो आपने वहां पर उसको मार्क करना। ठीक है। और एक और फैक्ट बता देता हूँ, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है। तो ये भी आपने फैक्ट याद रखना। अब ये जो हमने अभी प्रियम्बल पढ़ा ना, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव में चीज पढ़ी थी जस्टिस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 4 चीजें पढ़ी थी ना, एक जस्टिस थी, लाइबर्टी थी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अभी वहां पर जो जस्टिस था ना, वो कंसेप्ट हमने जस्टिस का कहाँ से लिया था, तो ये कंसेप्ट हमने लिया था रशिया में, एक रेवोल्यूशन आई थी। ईयर याद रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री में काम देगा आपको। रशिया में रेवोल्यूशन आई थी 1917 में। ये जो बेसिकली रेवोल्यूशंस आई थी ना, ये बेसिकली अगेंस्ट थी मोनार्की के। मोनार्की सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर हेरिडेटरी सिस्टम होता था, राजा का बेटा या बेटी राजा या रानी बनेगी, तो वो सिस्टम, उसको खत्म करने के लिए रशिया में रेवोल्यूशन आई थी 1970। और उसी रशियन रेवोल्यूशन से हमने ये कंसेप्ट लिया था जस्टिस। ये पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, आपने याद रखना है। और फिर ये जो लाइबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, ये कंसेप्ट हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखोगे, जो हुई थी 1789 से 1799, वहाँ से लिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वही था, ये भी मोनार्की के अगेंस्ट थी। और इसको ब्रेड या फूड रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम ब्रेड के प्राइसेस वगैरह बहुत बढ़ गए थे, मतलब खाने के लिए भी नहीं था लोगों को। तो ये कुछ फैक्ट्स थे प्रियम्बल के बारे में। आई होप प्रियम्बल के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे वो सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, तो वो क्लियर हो गए हैं। और एक मैं आपको बता दूं, जो कल मैंने लेक्चर डाला था उसमें गलती से जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो मैंने वहाँ पर 8 मार्क कर दिए थे, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स होते हैं। ये आप करेक्ट कर लेना, PDF में मिस्टेक थी इसलिए मैंने 8 उसको रीड कर लिया, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स।
आई होप प्रीएम्बल के बारे में मैंने जितना पढ़ाया ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपने एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यार ये थोड़ा देख लेना, ये जो वर्ड है ना सॉवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये एफकैट के क्वेश्चन पेपर में ना एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ये 3 वर्ड दिए गए थे और आपको इनको सीक्वेंस में लगाना था कि हमारे प्रियम्बल में पहले सॉवरन आता है, सोशलिस्ट आता है या सेकुलर आता है। ठीक है, तो आपको ना ये प्रियम्बल थोड़ा ऐसे ना मतलब थोड़ा इसको बार बार पढ़ना आप, ताकि ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि कौन सा वर्ड पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो ये भी आप थोड़ा देख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।